वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4 कृषि की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है कृषि, जिसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादन जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। मतलब भारत जो है वो, अगर भारत में कृषि की हम बात करते हैं तो भारत क्या है, एक विशाल देश है और यहाँ पे जो है कृषि की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। लगभग 2/3 जनता जो है वो कृषि पर निर्भर है और इन्हीं कार्यों में संलग्न है। भारत को गाँव का देश भी कहा जाता है, तो यहाँ पे कृषि जो है एक अच्छा साधन है। यहाँ की प्राथमिक क्रिया जो है वो कृषि ही है। लोग अपने जीवन यापन और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो है ज़्यादातर जो है कृषि कार्य करते हैं। खदानों के अतिरिक्त यहाँ पे जो है कच्चा माल भी जो है कृषि से पैदा किया जाता है और कृषि में बहुत सारी चीज़ें, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह के अलावा जो है चाय, कॉफ़ी, मसाले जो है इत्यादि भी लाए और ले जाए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं और मंगाए भी जाते हैं। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? जैसे कुछ कच्चे माल जिनसे मतलब तैयार किया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी सोच के बता सकते हैं कि कपास हो गया, उसके बाद जूट हो गया। ये सारे कच्चे माल होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे रुई से आपको वस्त्र तैयार करना, कपास से भी जो है बहुत तरीके की चीज़ वगैरह को बनाना। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे जीवन की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि हमें अलग अलग रूपों में दिखती है। भारत में कृषि की भी अलग अलग प्रक्रिया है। आज विश्व में भी कृषि की बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जब मनुष्य ने कृषि की खोज की थी, लगभग आपको आज 25,000 वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य ने कृषि की खोज की थी। जब पहले आदि मानव जंगलों में रहा करता था तो उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। उसने देखा था कि जब वो फल खाता था उस जगह बीज फेंक देने पे क्या होता था कि पेड़ पौधे उगाते थे। तो इस तरीके से उसे खेती का ज्ञान हुआ और उसने सबसे पहले खेती को जब ढूंढा तो उन स्थानों पर खेती करनी होती थी जहाँ पे पानी की सुविधा हो, मिट्टी की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें। तब जाकर जो है खेती का ज्ञान यहाँ से आरंभ हुआ। तब वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है पशुपालन की प्रक्रिया आई। तो आज से हजारों वर्ष पहले जो है भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधि में सार्थक परिवर्तन हुआ। पहले दिन वगैरह को भी देख के काफ़ी ज़्यादा जो है खेती वगैरह पे ध्यान दिया जाता था कि किस दिन किन चीज़ों की बुआई करनी है। अभी भी हम जानते हैं कि कौन से महीने में कौन सी चीज़ उगानी है, इसके लिए अलग अलग समय होते हैं। तो पहले जो है रीति रिवाजों के अनुसार थे, लेकिन अब जो है महीनों, दिन और हम लोग समय के साथ परिवर्तन करके जो है इसमें खेती करते हैं, क्योंकि सही समय पे अगर हम खेती करते हैं तो हमें उसका अच्छा फ़ायदा मिलता है। जीवन निर्वाह खेती के से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अन्य प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत में बहुत प्रकार की खेती होती है, जिसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि। ये क्या होता है प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि? इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी, उसके बाद है हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल लगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब प्रारंभिक जीविका कृषि जो है, जैसे कि गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग जो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि करते हैं। मतलब वो अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस तरह की खेती करते हैं। उनके पास औजारों की कमी होती है, इसलिए वो लकड़ी के औजारों का उपयोग करते हैं और इतना ही उपजा पाते हैं कि जिससे उनका जीवन जो है वो चल सके। तो ज़्यादातर ये जो खेती है वो गाँव में होती है और अभी भी हमें भारत में ये देखने को मिलती है। यहाँ पे परिवार के ही लोग क्या करते हैं, खुद से श्रम करते हैं और खेती करते हैं और अपने परिवार के लिए भरण पोषण करते हैं। उसके बाद है कर्तन धन प्रणाली कृषि है दूसरी कृषि। यह आपको पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादातर होती है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करते हैं, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के
विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्व में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामुल और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। ये जो कर्तन दहन प्रणाली है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि ये कर्तन दहन प्रणाली अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में की जाती है। इसमें ज़्यादा किसी भी प्रौद्योगिकी या फिर किसी भी औद्योगिक हथियार की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ट्रैक्टर या फिर ऐसा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आदमी के पास खुद का भी कुछ हथियार जिसने वो घर में बना कर रखा हो, जैसे कि लकड़ी का ही हल हो गया या लकड़ी का ही खुरपा या कुछ ऐसे मतलब औजार जो सिर्फ खेती में काम आते हैं, तो कर्तन दहन प्रणाली में प्रयोग किया जा सकता है। ये पहाड़ों को जो है काट काट कर की जाती है, पहाड़ों को इस तरीके से काट दिया जाता है। आपको ये ज़्यादातर असम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, ये सारे के सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, कर्तन दहन प्रणाली। लोग वहाँ पे जंगलों को साफ करते हैं, पहाड़ों को साफ करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं और जो खेती करने के बाद थोड़ा बहुत फसल बच जाता है उसमें वे आग भी लगा देते हैं। तो इस टाइप की फसल को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और कृषि को, और अभी भी यह पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मौजूद है, जो कि आदिवासी और भी बहुत सारे लोग करते हैं और इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें उत्पादकता कम होती है लेकिन परिवार का भरण पोषण जो है किसी तरीके से हो जाता है। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम में और नागालैंड में हम इसे झूम विधि से जानते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को झूम विधि से खेती कहा जाता है। वही पहाड़ों को काट काट कर जो है सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। और मणिपुर में पामुल के नाम से इसे जाना जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। आप ये सारी चीज़ें याद रखें, आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ये काम आएंगे। आगे इसकी चर्चा भी की जाएगी। झूम यानी कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। हर जगह इसका नाम अलग अलग है। कर्तन दहन प्रणाली जिसे मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं। आप मैक्सिको से मिल्पा याद रखें और अमेरिका में भी मिल्पा। वेनेजुला में इसे कोनुको और ब्राज़ील में इसे रोका और मध्य अफ्रीका में इसे मसोले और इंडोनेशिया में इसे लदांग, वियतनाम में इसे रे के नाम से रूप में जाना जाता है। मतलब ये कर्तन दहन प्रणाली को हम विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू के नाम से जानते अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामा डाबी, कुमान या बड़िंगा, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वॉलेरे या वोल्टेरे, हिमालय क्षेत्र में खीर, झारखंड में कुड़ुआ और उत्तर प्रदेश में इसे झूम विधि के नाम से जानते हैं। आप झूम विधि कर्तन दहन प्रणाली को समझ गए होंगे। इनके अलग अलग नामों को आप याद रखें, अपने कॉपी में नोट करें, शहर का नाम लिखें और उसके सामने कर्तन दहन प्रणाली खेती का नाम लिखें और उसे याद करें। वरना आप 3-4 बार वीडियो को भी पॉज कर कर सुनेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखिए, ये कर्तन दहन प्रणाली का एक चित्र है जहाँ पे किस तरीके से काट काट कर खेती की गई है पहाड़ों को इस तरीके से बना के। और जब खेती हो जाती है तो जो भी नीचे छोटे छोटे फसल बचते हैं उनको आग लगा दिया जाता है। आग लगाने से होता क्या है कि जो भी आग लगाने वाले फसल है उनसे खाद बन जाता है और खाद बनकर जो है ये खेती में सहायता पहुंचाते हैं। यही प्रणाली जो है कर्तन दहन में यूज की जाती है, इसलिए इसे जो है कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना भी जाता है। इसके आगे है कि किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार करने की कोशिश करते हैं और कृषि पर इसका अधिक दबाव पड़ता है। मतलब अगर क्योंकि यह जो है काफ़ी कम इलाकों में होती है, पहाड़ी इलाकों में बहुत कम क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे किसान ज़्यादा मुनाफा कमाने की दृष्टि से ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि कृषि पर इसका प्रभाव पड़ता है। रिंझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गाँव में रहती है। एक लड़की का नाम है और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ कर देकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले नए वर्ष में भूमि में टुकड़े की तलाश करनी होगी। मतलब जैसे कि ये कर्तन दहन प्रणाली पहाड़ी क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन इसे आग लगा दिए जाने के कारण यहाँ पे भूमि की उर्वरता भी नष्ट हो जाती है। किसान अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से उस पर ज़्यादा फसल करते हैं। अगर हम भूमि को 1 साल तक खेती करते हैं मान लीजिए, तो उसको 2 साल तक छोड़ना होता है पड़ती के लिए, नहीं तो वो बंजर बन जाएगी। तो खेती करने के लिए अलग अलग उपयोग होते हैं, अलग अलग प्रयोग होते हैं, जो कि अगर हम खेती करेंगे तो हमें पड़ती के लिए यानी कि उसमें फिर से आपको उपजाऊ बनाने के लिए उसे 1 साल तक के लिए छोड़ना पड़ेगा, 6 महीने या 3 महीने। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाएगी। रिंझा असम में रहती है, वो अपने गांव के बारे में बताती है, उसे अपने गांव से प्रेम है। वहाँ पे जो खेती दहन प्रणाली होती है उसे वो देख कर प्रसन्न भी है। और वहाँ पे जो पानी की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है वो बांस को काट के पाइप बना के और यहाँ से पानी जो खेतों में पहुँचाया जाता है पहाड़ी इलाकों में।
तो इस तरीके से वो अपने गाँव के बारे में बताती है, लेकिन उसे यह बात नहीं पता है कि जो कर्तन धन प्रणाली और किसान जो अपने मुनाफ़े के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में उसके लिए खतरा हो सकता है, उसे नई ज़मीन ढूँढनी पड़ेगी खेती के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? जैसा कि आपको बताया गया है ऊपर कर्तन धन प्रणाली है उसका नाम। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? आप खुद भी सोचें और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर जो असम वगैरह है वहाँ पे चाय की भी खेती की जाती है, कॉफ़ी, कहवा ये सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती हैं। गहन जीविका कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है? गहन जीविका कृषि, जिसका अर्थ क्या है कि इस प्रकार की खेती वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे श्रम गहन खेती जहाँ पे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रसायन का प्रयोग किया जाता है, मतलब केमिकल का प्रयोग किया जाता है। गहन जीविका कृषि में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इसलिए भूमि से अधिक श्रम, अधिक खेती उपजाने के लिए वहाँ पे तरह-तरह के केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। अच्छे बीजों को लगाया जाता है, समय-समय पर उसकी देखरेख की जाती है, उसमें केमिकल डाले जाते हैं ताकि जो फसल है वो अच्छी हो सके। तो ऐसी खेती को हम लोग गहन जीविका कृषि बोलते हैं। यहाँ पे जनसंख्या के ज़्यादा दबाव होने के कारण खेती में ज़्यादा मुनाफा के लिए गहन जीविका कृषि में केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे गहन कृषि जो है वो की जाती है। भू स्वामित्वों के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी का आकार जो है वो छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं और कृषि पर अधिक दबाव पड़ता है। मतलब ये जो गहन कृषि प्रणाली है, इसमें अगर भूमि छोटी भी होती है तो भी किसान मुनाफे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मुनाफे के बारे में ज़्यादा सोचने के कारण जो ज़मीन है उस पर ज़्यादा केमिकल पटाने के कारण उसका ह्रास होता जा रहा है। धीरे धीरे भूमि जो है अपनी उर्वरता को खोती चली जा रही है। तो इसमें इस कारण जो है कृषि पर दबाव पड़ने के कारण जो है कृषि की स्थिति भी अच्छी नहीं रह जाएगी और भूमि की उर्वरता शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा केमिकल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद है वाणिज्य कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करते हैं। कृषि के वाणिज्य का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में वाणिज्य कृषि जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तारित है। पहले जब लोग खेती करते थे तो वो अपने भरण पोषण के लिए करते थे, लेकिन अब जो है खेती उसे व्यापार व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है। तो व्यापार व्यवसाय में प्रयोग करने की दृष्टि से किसान अपना मुनाफा ज़रूर खोजते हैं। मुनाफे की दृष्टि से वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास जितनी भी भूमि है उस पे वे इस तरीके से प्रयोग करते हैं ज़मीन का कि उनको अधिक मुनाफा हो सके, जिसमें कि मोटे बीजों को लगाना, उसके बाद समय-समय पर उसकी देखरेख करना, बीज कैसे मतलब जल्दी बड़े हो जाएँ और पौधे जल्दी बन जाएँ, कैसे वे जल्दी फल वगैरह दे दें। तो इसके विषय में क्या किया जाता है, बहुत सोच समझ कर जो है पहले मिट्टी की जाँच की जाती है, उसके बाद मोटे बीजों को लगाया जाता है, फिर फसल तैयार हो जाने के बाद उसे कीटनाशक पटाकर जो है उसकी देखरेख की जाती है। बहुत सारे फलों में बहुत तरीके के केमिकल सिरिंज द्वारा जो है केमिकल भरे जाते हैं, जिससे फल का आकार जो है वो दोगुना हो जाता है या फिर सब्जी का आकार जो है वो दोगुना हो जाता है। ये फल और सब्जियाँ हमारे लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से किसान इसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, जिसमें कि अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पे चावल जो है वो उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ओडिशा में बस यह जो है अपनी जीविका चलाने के लिए, मतलब वहाँ के किसान क्या करते हैं, केवल अपने भरण-पोषण के लिए चावल का प्रयोग करते हैं। इन दोनों उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन-सी चीज़ों में क्या अंतर है। क्या आप उन फसलों को कुछ उदाहरण दे सकते हैं, एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में? मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं आपको पटना या हाजीपुर की, तो वहाँ पे केले की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। आप देखते होंगे जहाँ भी अगर आप गए होंगे हाजीपुर या पटना, तो आपको केला बहुत ज़्यादा दिखता होगा। उतना सारा केले का प्रयोग व्यापार की दृष्टि से ही किया जाता है और अगर आप अपने क्षेत्र जिस जगह आप रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 5 या 6 केले के पेड़ मिलेंगे। तो आपके यहाँ जो केले के पेड़ हैं वो जीविका के रूप में हैं और जीविका फसल के रूप में, और जो आप हाजीपुर या पटना में देखते हैं इतने सारे केले के पेड़, वो उत्पादन की दृष्टि से हैं। इन दोनों में अंतर करके आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण समझाया, वैसे आप भी कुछ उदाहरण खुद भी सोच कर देखें और हमें बताएँ।
आगे चलिए बढ़ते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। चूंकि रोपण फसल में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया हाजीपुर के केला प्रसिद्धि के बारे में। यहाँ पे आप देखिए भारत में है दक्षिण भाग में केले की रोपण खेती के बारे में एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे जो केला का खेती है वो किसके लिए होगा? रोपण कृषि तो है ही और साथ ही व्यापार की दृष्टि से यह होगा। तो भारत में बहुत सारी चीज़ों की खेती है जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है। तो उसमें चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला ये सारी फसलें जो ये रोपण फसल कहलाती है, मतलब इसका व्यापार की दृष्टि से प्रयोग होता है। असम और उत्तरी बंगाल में भी चाय जो है और कर्नाटक में भी जो है रोपण फसल है। रोपण कृषि उत्पादन के लिए होता है, मतलब आप रोपण कृषि को उत्पादन बिक्री के नाम से भी जान सकते हैं। तो उसके बाद है खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ फसलों को कब बोया जाता है? तो जिस समय बारिश का समय होता है और ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में आती हैं जो चावल है, पानी को मतलब पानी की ज़्यादा आवश्यकता चावल को होती है, मक्का को, ज्वार को, बाजरा को, अरहर दाल को, मूंग को, उड़द को, कपास को, जूट को, मूंगफली और सोयाबीन को। ये सारी खरीफ फसलें हैं। आप इन्हें ऐसे याद रखें कि खरीफ फसलें जो हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं। इस समय बारिश का सीजन होता है। बारिश के सीजन में जो फसलें होती हैं उसमें कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कौन सी ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। हम आपको इसका एक ट्रिक भी देंगे याद करने का, लेकिन पहले आप सीधे तरीके से इसे याद रखें। जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर दाल, उड़द दाल, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि आते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली मुख्य फसल बन गई है। व्यापार की दृष्टि से असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं। इन धान की 3 फसलों का नाम है आस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। अभी हमने खरीफ फसल के बारे में जाना। रबी फसल को हम लोग विंटर क्रॉप बोलते हैं, जो ठंडे में बोई जाती है। और इन दोनों के बीच में जो बोई जाने वाली फसल है इसको जायद बोलते हैं। जायद में आपको गर्मी वाले ही फसल मिलेंगे, वो ठंडे में नहीं मिलेंगे आपको। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जी और चारे की फसल की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। इसलिए इस विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार योगदान मुख्य रूप से देते हैं। यहाँ पे भी एक चित्र दिया हुआ है, ये बांस की खेती के बारे में देखिए दिया गया। बांस का भी व्यापार व्यवसाय जो है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। उसके बाद शस्य प्रारूप, हमने अभी खरीफ फसल के बारे में जाना था। और रबी फसल भी है जो कि आपको कहाँ कब उगाई जाती है? तो शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसे विंटर क्रॉप बोलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में यह बोई जाती है और गर्मी के समय अप्रैल जून में यह काट ली जाती है। आप ऐसे याद रखें, रबी फसल सबसे पहले आता है जिसे हम विंटर क्रॉप बोलते हैं। यह बोई जाती है आपको अक्टूबर दिसंबर में और यह काट ली जाती है आपको अप्रैल जून में, गर्मी के सीजन में काट ली जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं जो ठंडे के समय बोई जाती हैं? तो गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, ये मुख्य रबी फसलें हैं। ये कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारण है। हरित क्रांति आप जानते होंगे, हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल की खेती से है, मुख्य रूप से गेहूं की खेती से। हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति का नाम था एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के दिन से भारत में गेहूं की और चावल की उत्पत्ति को दुगना कर दिया था। जहां यह कुछ वर्षों में मात्र 200% थी, तो यह 200 लाख करोड़ के इतनी हो गई थी फसल। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हरित क्रांति से होता क्या है। तो पहले बीजों की जांच की जाती है, मिट्टी की जांच की जाती है, अच्छे बीजों को रोपा जाता है, सही समय पर कीटनाशक का प्रयोग करके उनको देखा जाता है। उसके बाद जो है एक सही समय पर काट ली जाती है। तो भारत में हरित क्रांति के कारण जो है चावल गेहूं में बहुत ज़्यादा सुधार आया है और पंजाब हरियाणा इसका मुख्य रूप से क्षेत्र बन गया, जहाँ पे चावल और गेहूं का
मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। तो हमने अभी क्या-क्या जाना आपको, हमने अभी जाना रबी फसल के बारे में। यह विंटर क्रॉप होती है, अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, जून-जुलाई में काट ली जाती है। इसमें आने वाले फसलों में भी हमने आपको बताया गेहूँ, जौ, मटर, चना और ये सारी होती है, ये रबी फसलें हैं। और ये कहाँ-कहाँ बोई जाती हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा हमने आपको बताया खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, वो समर क्रॉप है। वो कब उगाया जाता है, जून-जुलाई में बोया जाता है और नवंबर-दिसंबर में काट ली जाती है। उसमें भी कौन-कौन सी फसलें आती हैं वो भी हमने आपको बताया कि जब भी यह बोया जाएगा जून-जुलाई के करीब में, तो बारिश का सीजन होता है। उसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें शामिल है। कहाँ-कहाँ उगाई जाती हैं, तो बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोंकणीय तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएँगी। खरीफ फसल, उसके बाद रबी फसल और जायद फसल। जायद फसल हमने बताया आपको खरीफ और रबी फसल के बीच में होती है। इसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू ये सब आते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपको जनरल कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में भी ये बार-बार पूछे जाते हैं। इसका ट्रिक भी मैं आपको एक वीडियो में समझा दूँगी बहुत अच्छे से। उसे आप याद रखेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएँगे और आगे के एग्ज़ाम में भी काम आएँगे और जीवन भर भी बहुत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जनरल कॉम्पिटिशन के, उनमें 100% जो है एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है। मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, चाय, चीनी, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं जिनसे व्यापार व्यवसाय किया जाता है। चावल जो है, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल से है। हमारा देश चीन के बाद जो है दूसरा बड़ा देश है। सबसे पहले कौन, चीन, उसके बाद कौन है, हमारा देश है। ये देखिए चावल की खेती है, ये कब होती है आपको पता ही है, ये कब होती है, खरीफ फसल में होती है कि रबी फसल में आती है। ये खरीफ फसल की है और ये कब लगाई जाती है, जून-जुलाई में, और नवंबर-दिसंबर में यह काट ली जाती है, अक्टूबर-नवंबर में भी। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसे हम समझ सकते हैं। पहले हम चावल के बारे में जानते हैं कि चावल के लिए भारत जो है वो दूसरा उत्पादक देश है। यह खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसे उगाया जाता है। यहाँ पे देखिए मैदान में जो चावल है उसकी कटाई के लिए तैयार फसल का एक चित्र दिया हुआ है। इस तरीके से चावल की खेती होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है चावल की फसल उगाना जो वो संभव हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ऐसी मिलती है 25 डिग्री से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। तभी जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी क्षेत्रों में जो है चावल की खेती की जाती है। यहाँ पे एक दिया हुआ चावल का वितरण मैप के आधार पर हम समझेंगे कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ चावल उगाई जाती है। जिन भी देशों के नाम दिए गए हैं वहाँ पर चावल जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है। भारत में तो उगाया ही जाता है। भारत के अलावा कहाँ-कहाँ पे है आपको, पाकिस्तान में उगाया जाता है, चीन तो नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 पे भारत है, फिर नेपाल में भी खेती की जाती है, बांग्लादेश में और भूटान में भी। इन जगहों पर जो है चावल की खेती की जाती है। प्रमुख क्षेत्र में आप देखें जो हल्के गाढ़े रंग से हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा चावल उगाए जाने वाले क्षेत्र, और ये गौन क्षेत्र जहाँ पे कम है। तो जितना भी हरा वाला भाग है वो देखिए भारत में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र आ रहा है कवर किया हुआ। जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे चावल की खेती कम की जाती है, लेकिन जो ज़्यादा गाढ़ा वाले इलाके वहाँ पे चावल की खेती अधिक की जाती है। मतलब मोस्टली जो है वो चावल की खेती भारत में अच्छी होती है। कुछ-कुछ क्षेत्रों पर जो है भारत की गौन क्षेत्र है जहाँ पे मतलब चावल की खेती जो है वो कम होती है। ये आपको गौन क्षेत्र जो उजले रंग से है तो ये कम है, और हरे क्षेत्र जो है वो अधिक है जहाँ पर चावल की खेती जो है मुख्य रूप से होती है। ये हमने जाना चावल के वितरण के बारे में जो कि भारत का मैप में दिया गया था। तो अब जो है हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएँ और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।